जय हिंद साथियों। आज है 17 अक्टूबर 2025 और 17 अक्टूबर 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये आपके आगामी सभी परीक्षा यूपीएससी, बीपीएससी, एईडीओ, एसएससी, सीजीएल, एएसओ, बिहार दरोगा इन सब में इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है 2025 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी अर्थात दो जो है 102 रैंक रहा है भारत का। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात भुखमरी में भारत का क्या स्थान है, तो 102वां स्थान है। और देखिए ये है भारत, इंडिया, और इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये 2025 का डेटा है। बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रिपोर्ट की, तो 123 देशों में भारत को 102वें स्थान पर रखा गया। 102वें स्थान पर रहा है। और भारत का जो GHI स्कोर है ये 25.8 है, जिसे गंभीर अर्थात सीरियस श्रेणी में रखा गया है। यह रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड और वेल्थ हंगर लाइफ, जर्मनी, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट IFSB द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मुख्य कारण क्या है भुखमरी का, तो संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता, असमानता, मानवीय सहायता में कमी, ये सभी कारण हैं। और GHI 4 संकेतकों पर आधारित होता है, जिसमें अल्प पोषण, बाल ठिगनापन, बाल दुबलापन और शिशु मृत्यु दर, इन सभी को शामिल किया जाता है। और इन सब में भारत का पोजीशन है 102, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। और ये रैंकिंग है 2025 के हिसाब से, ये 2025 का है। अगला प्रश्न है गूगल ने $15 बिलियन का अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI हब किस भारतीय शहर में स्थापित करने की घोषणा की है। गूगल हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स $15 बिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब इन विच इंडियन सिटी। तो आप देख सकते हैं गूगल जो है लॉन्च किया है 15 बिलियन AI हब विशाखापत्तनम में, और बूस्टिंग इंडियाज टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा जो है ये गूगल जो है $15 बिलियन का अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब को स्थापित करेगा। विशाखापत्तनम याद रखेंगे। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में $15 बिलियन के जो लगभग 1.25 लाख करोड़ के निवेश से AI हब स्थापित करने की घोषणा की है। यह अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI हब होगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह भारत में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जो 2026 से 2030 के बीच किया जाएगा। यह परियोजना विकसित भारत 2047 विजन और इंडिया AI मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। हब में AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अंतर्राष्ट्रीय सबसी केबल नेटवर्क शामिल होंगे। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार जो है अयोध्या में किस विशेष बल स्पेशल फोर्स का नया हब स्थापित कर रही है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिंग अप ए न्यू हब फॉर विच स्पेशल फोर्स इन अयोध्या। तो आप देख सकते हैं अयोध्या में बनेगा NSG का नया हब, आतंकवादियों को पाताल तक ढूंढ कर निकालेगी और भारत की सुरक्षा एजेंसियां, ये अमित शाह का स्टेटमेंट है। तो कौन सा हब बन रहा है, तो NSG का, NSG बोले तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का, इसे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का यह हब होगा। यह केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में एक नया NSG हब स्थापित हो रहा है। और वर्तमान में जो है 6 NSG हब पहले से संचालित है, एक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू, और जो अब अगला जो होगा ये कहाँ होगा, अयोध्या में होगा। तो 4 और 2 6, और ये है सातवां जो है हब है। और ये कहाँ पे होगा सातवां हब, तो इसे याद रखेंगे अयोध्या में होगा, ये NSG हब होगा। NSG जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड केंद्र सरकार की एक विश्व स्तरीय जीरो एरर फोर्स है, जो आतंकवाद और आतंकी संगठनों खतरों से निपटने के लिए बनाई गई है। यह बल 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका संगठन UK के SAS और जर्मनी के GSG 9 के तर्ज पर किया गया है। और इसमें 2 प्रमुख इकाइयां होगी,
एक है स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG और दूसरा है स्पेशल रेंजर ग्रुप SRG। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है? तो आप देख सकते हैं इंडियाज ड्रॉप्स टू 85 रैंक फ्रॉम 80। पहले 80 नंबर पे था, 80 नंबर पे था, अब 85 पे आ गया है। तो इसका सही आंसर होगा 85वें स्थान पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है। बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की तो भारत का जो है स्थान वर्तमान में 85वें स्थान पे है और पिछले वर्ष की तुलना में भारत के रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। सिंगापुर को इस बार सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुआ है और यह इंडेक्स जो है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है, जो आवासीय और नागरिकता योजनाओं में विश्व के अग्रणी कंपनी है। यह रैंकिंग जो है IATA अर्थात इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है और यह दर्शाती है कि किस देश के नागरिक बिना वीजा कितने देश की यात्रा कर सकते हैं। इस मायने में भारत जो है 85वें नंबर पे है और 1 नंबर पे जो है ये सिंगापुर है। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ष 2025 से 29 के लिए IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन अर्थात SSC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? Who has been elected at the new chair of the IUCN Species Survival Commission SSC for 2025-2029? तो ये देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ये है विवेक मेनन। विवेक मेनन को अभी हाल ही में IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये इंटरनेशनल संस्था है और इंटरनेशनल संस्थान में जब भारतीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षाओं के लिए। तो ये है विवेक मेनन। बात करें भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेनन को IUCN SSC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन की स्थापना 1949 में की गई थी और यह जो है 10,500 से अधिक विशेषज्ञों का एक विज्ञान आधारित वैश्विक नेटवर्क है जो जैव विविधता संरक्षण पर कार्य करता है। यह कमीशन IUCN को प्रजातियों के संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जैव विविधता के महत्व पर जानकारी प्रदान करता है। यह IUCN 6 आयोगों में से एक है जो रेड लिस्ट और ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में भी योगदान देता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अर्थात UNHRC का सदस्य किस कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? फॉर विच टर्म हैज़ इंडिया इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ UN यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसे शॉर्ट में UNHRC बोलते हैं। ये 7वीं बार चुना गया है भारत को। इंडिया इलेक्टेड जो है अनपॉज टू UNHRC कब से कब तक? 26 से 28 तक। इसका ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर हो गया। 26 से 28 तक के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए UNHRC के बारे में ये बताता है। ये 7वीं बार चुना गया है। किस कार्यकाल के लिए? तो 2026 से 2028 के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है, चुना गया है। भारत जो है 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्विरोध चुना गया है, निर्विरोध रूप से चुना गया है और भारत का नया कार्यकाल जो होगा 2026 से 28 तक रहेगा। UNHRC की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है अर्थात इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को प्रोत्साहित और संरक्षित करने का कार्य करती है। इसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था जिसने पुराने ह्यूमन राइट्स कमीशन की जगह ली है। परिषद में 47 सदस्य देश होते हैं जिन्हें महासभा द्वारा चुना जाता है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसे ध्यान रखेंगे। हाल ही में 5वां समुद्र शक्ति अभ्यास किस स्थान पे किया गया? आप देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बनता है कि किस स्थान पे किया गया और साथ ही किन 2 देशों के बीच यह अभ्यास होता है। समुद्र शक्ति नाम है तो स्पष्ट है ये नेवी का होगा, तो इंडियन नेवी, तो भारतीय नौसेना के द्वारा। और कौन सा देश? तो इंडिया और इंडोनेशिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है यह एक्स समुद्र शक्ति। तो समुद्र शक्ति जो है इंडोनेशिया के साथ होता है और ये कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में। दोस्तों यहाँ टाइपिंग एरर की वजह से 2 बार विशाखापट्टनम हो गया, तो विशाखापट्टनम इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी या बी विशाखापट्टनम, इसे ध्यान रखेंगे। और किस देश के साथ? इसे भी ध्यान रखना है। समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 2 ही देश इसमें भाग लेते हैं इसीलिए इसे द्विपक्षीय कहा जाता है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन और सहयोग को बढ़ाना और यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित होता है। पहला है बंदरगाह चरण हार्बर फेज, सेकेंड है समुद्री चरण सी फेज।
और अभ्यास में संयुक्त नौसैनिक अभियान, समुद्री सुरक्षा संचालन, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे अभ्यास शामिल होते हैं। और यह अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टि को मजबूत करता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें अस्त्र मार्क 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये देखिए एयर से एयर में है और एयर से एयर में मार रहा है, अर्थात एयर टू एयर, हवा से हवा में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र मार्क 2 जो है ये विकास किसने किया है, डेवलपर कौन है इसके, तो डीआरडीओ इसके डेवलपर है, अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। मिसाइल के प्रकार की बात करें तो यह बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार सकने वाली मिसाइल है। और रेंज जो है अस्त्र मार्क 2 मारक का 200 किलोमीटर से अधिक होगी, जो अस्त्र मार्क 190 से 100 किलोमीटर से दोगुनी है। विशेषता क्या है, इसमें डुअल पल्स ठोस ईंधन इंजन और स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा होता है। और महत्व है, यह भारतीय वायुसेना की वायु युद्ध क्षमता को बढ़ाएगा और इसे निर्यात योग्य उत्पाद के रूप में पेश किया जा सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें तो सितंबर 2025 में कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश जो है ये यूथनेशिया को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया। यूथनेशिया होता क्या है, तो इच्छा से जो मृत्यु मांगता है, इच्छा मृत्यु, इसे बोलते हैं यूथनेशिया। तो यूथनेशिया को वैध बनाने वाला जो है पहला देश बन गया। और कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका महादेश का ये देश है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें उरुग्वे देश जो है ये सितंबर 2025 में एक ऐसा देश बना जो यूथनेशिया को वैध बनाया है। तो देखिए ये है उरुग्वे का जो राजधानी है मोंटेविडियो है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और यह दक्षिण अमेरिकी देश है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है। अब बात करें उरुग्वे की, तो ये देखिए उरुग्वे से सटा कौन कौन सा देश है, के आसपास कौन कौन सा देश है, सभी को देख लेते हैं। ये देखिए ये है ब्राज़ील थोड़ा लंबा चौड़ा, मतलब जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। इसके अलावा इसके सटा हुआ तो नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर पराग्वे है उरुग्वे के बगल में, ऊपर में बोलेविया है। ये सारा का सारा जो है ये वाला ये बाउंड्री जो है इधर चिली का हो गया, ये चिली कंट्री है, ये अर्जेंटीना है। ऐसे करके ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, चिली, बोलेविया, पराग्वे और ब्राज़ील, ये सभी दक्षिण अमेरिकी देश है। और किन से सटा कौन सा देश है ये भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, और साथ ही किस महादेश में है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बात करें उरुग्वे के सीनेट ने हाल ही में यूथनेशिया को अपराध से मुक्त करने वाला कानून पारित किया है। और यह दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया जिसने इसे वैध किया है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित देश है और इसकी सीमाएं जो है अर्जेंटीना पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और ब्राज़ील उत्तर में ब्राज़ील से लगती है। सीमाएं कहाँ तो अर्जेंटीना से और ब्राज़ील से लगती है, दो देश से इसकी सीमाएं लगती है। राजधानी शहर जो है, राजधानी अर्थात कैपिटल कहाँ है, तो मोंटेविडियो है। और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला यह देश है, इसे भी ध्यान रखेंगे। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस FAO ने हाल ही में किस भारत आधारित पहल को वैश्विक तकनीकी मान्यता अर्थात ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन दी है। तो विच इंडिया बेस्ड इनिशिएटिव रिसेंटली रिसीव्ड ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन फ्रॉम FAO। इसका सही आंसर हो जाएगा सेम, अर्थात सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। इसका साइम आंसर हो गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बात करें वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में मैंग्रोव इकोसिस्टम में सतत एक्वाकल्चर अर्थात साइम को पहल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन मिला है। और इस पहल को नेचर इन्वायरमेंट एवं वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने विकसित किया है। तो इसे ध्यान रखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है कि किस पहल को मान्यता दी है, तो पहल का नाम याद रखेंगे साइम। किसने दी है, तो FAO ने हाल ही में भारत आधारित पहल को मान्यता दी है। कैसे मान्यता है, तो यह वैश्विक तकनीकी मान्यता है। और
खास करके वेस्ट बंगाल के सुंदरवन में जो मैंग्रोव वन होते हैं उसके इकोसिस्टम में सतत एक्वाकल्चर अर्थात साइम पहल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और सुरक्षा संगठन द्वारा ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन मिला है, इसे याद रखेंगे। बात करें साइम की तो साइम पहल को FAO ने ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्नाइजेशन से सम्मानित किया है और यह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में लागू है यह। और उद्देश्य क्या है? मैंग्रोव संरक्षण और जल कृषि को जोड़ना, और यह मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप मॉडल है जिसमें GNF और न्यूज और न्यूट्रल लैंड और बेड शामिल होते हैं। और साइम जो है क्लाइमेट एडेप्टिव और कंजर्वेटिव लिंक्ड लाइवलीहुड इनिशिएटिव है, इसे भी ध्यान रखेंगे। DRDO ने हाल ही में किस उन्नत रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण 32,000 फीट की ऊंचाई पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम है, इसको किया है 32,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा करके ये जो एस्ट्रोनॉट होंगे अपनी जान बचा लेंगे। DRDO ने इस कॉम्बैट पैराशूट को टेस्ट किया है, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन भी सही आंसर है, मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट है। बात करें DRDO ने इसे विकसित किया है और इसे 32,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक कॉम्बैट फ्री फॉल जंप के साथ परीक्षण किया गया और यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशनल यूज में आने वाला एकमात्र पैराशूट सिस्टम है जो 25,000 फीट के ऊपर से डिप्लॉयमेंट सक्षम है। और MCPS जो होता है इसमें लोअर रेट ऑफ डिसेंट और सुपेरियर स्ट्रिंग जैसे उन्नत टैक्टिकल सुविधाएं होती है और यह नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन अर्थात नाविक के साथ संगत किया गया इसे, और इस प्रणाली से इंडिजिनियस पैराशूट सिस्टम को इंडक्शन संभव होगी और विदेशी निर्भरता कम होगी। अगला प्रश्न देखें तो मिशन दृष्टि किसके द्वारा विकसित किया गया है? हु वाज डेवलप्ड मिशन दृष्टि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात गैलेक्स आई बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप जो है इसे मिशन दृष्टि को शुरू किया है। और ये जो मिशन दृष्टि है ये मिशन दृष्टि जो है अर्थ और ऑब्जर्वेशन अर्थात EO सैटेलाइट है और अर्थ को ऑब्जर्व करेगा आपदा के अलावा बहुत सारे मौसम से संबंधित बातें होंगी और अब पृथ्वी का अवलोकन होगा, इन सभी चीज़ों को ये देखेगा। बात करें बेंगलुरु स्थित प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, नाम है गैलेक्स आई, द्वारा यह विकसित किया गया है और दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा। यहाँ मल्टी सेंसर भी लगा होगा और भारत का सबसे बड़ा निजी उपग्रह भी है यह, और सार और ऑप्टिकल पेलोड से लेस जो भी किसी भी मौसम समय पर डेटा देते रहेंगे। और यह जो है वजन 160 किलोग्राम होगा, रिजोल्यूशन जो है 1.5 मीटर होगा और उच्च सटीक इमेजरी के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा, आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि विश्लेषण में यह उपयोगी होगा। अगला प्रश्न है क्रू एस्केप सिस्टम अर्थात क्रू एस्केप जो सिस्टम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य देखिए दोस्तों, यह लॉन्च विफलता की स्थिति में जब किसी यान को लॉन्च किया जाएगा और वह विफल हो जाएगा अर्थात फेल हो जाएगा, उस स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों सुरक्षित पृथ्वी पर कैसे आएगा इसके लिए इसे किया गया है। देखिए जैसे कि इस इमेज से समझ सकते हैं किसी एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है और लॉन्च करने के बाद ये क्या हो गया, माल फंक्शन हो गया अर्थात किसी कारण से यह विफल हो गया। अब इसमें क्या है, बैठे जो भी अंतरिक्ष यात्री है वह अंतरिक्ष यात्री क्यू मॉडल से अब अपना CES टावर सॉलिड मोटर्स के द्वारा ये जो आप पैराशूट देख रहे हैं इस पैराशूट से नीचे आ जाएगा और इसे स्प्लैश डाउन रिकवरी में जा करके गिर जाएगा समुद्र में और वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जो पर्पस है इसका, जब लॉन्च विफलता की स्थिति होगी तो इस स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए इसे बनाया गया है। और इसका टाइप जो है ये पूलर टाइप है अर्थात गगनयान और पल्सर टाइप जैसे कि फाल्कन 9 दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। और वो कार्य प्रणाली जो है क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित दूरी पर ले जाता है और मल्टी स्टेज पैराशूट से धीरे धीरे लैंड कराता है। मॉनिटरिंग की बात करें तो IVHM सिस्टम क्रू और वाहन के सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों की निगरानी करता है और इसका जो इम्पोर्टेंस है लॉन्च के सबसे जोखिमपूर्ण चरण में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जितना महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकता था इन सभी को देखा है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।